तैयार हो जाइए एक्सपायरी हफ्ते के एक्शन के लिए, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा लगातार हर ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजार ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, बट उस रिकॉर्ड के बीच भरपूर वॉलेटिलिटी होती हुई दिखी है। स्टॉक्स और सेक्टर में है दमदार रोटेशन, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। डिप्स पर क्या करना है, एक्सपायरी का एक्शन कैसे रहेगा, महीने की अंत कैसी रहेगी, और ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट से क्या कुछ लेने संकेत, ढेरों चीजों पर बात करनी है। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। भरपूर एक्शन की तो तैयारी है ही, इंडाइसेस हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है भरपूर। आज कहां कमाई के मौके मिलेंगे, आइए जान लेते हैं। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। दीप, मॉर्निंग, सबसे पहले तो बता दीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स यही हैं कि एक तो एक्सपायरी हफ्ता है, उसके बीच आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे लिए संकेत आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं, अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबली लगभग सभी मार्केट्स में आपको नई तेजी आती हुई दिख रही है। आज सुबह देखें जापान में लाइव हाई है, फ्राइडे को देखें डाउ ने नया हाई बनाया है, S&P ने नया हाई बनाया है, नैस्डैक भी अपने हाई के बेहद करीब है। वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, बट कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। कच्चा तेल यहाँ पर आपको थोड़ी नरमी आती हुई दिखी है, अच्छी बात है, 2-2.5% फिसला है, बट आजकल कच्चे तेल से भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मिडल ईस्ट तनाव चल रहा है, रेड सी डिसरप्शन चल रहा है, ऑयल कंपनीज को अपने रूट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, बट उसके बीच आप देख रहे हैं कच्चे तेल के दामों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ से ज़्यादा चिंता हमें है नहीं। FIs का एक्शन देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने खरीदारी आती हुई देखी है। FIs DIs दोनों की खरीदारी, हालांकि DIs की हल्की खरीदारी थी। फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा एक्शन रहा है, तो एक्सपायरी से पहले फंड एक्शन भी आपका काफी अच्छा आते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये सारे संकेत तो हैं ही नेहा। इस हफ्ते एक्सपायरी रहेगी, मंथ एंड रहेगा, बट सबसे बड़ी बात है 6 डे वर्किंग वीक है हमारी। सैटरडे को भी हम सबको काम करना पड़ेगा। डिजास्टर रिकवरी साइट टेस्ट कर रही है NSE, और इसके लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो लंबे हफ्ते के काम करने के लिए हो जाते हैं हम तैयार। ओके, चलिए, तो इसका शुभारंभ कर चुके हैं हम। लेकिन दीप, ये बताइए, हम देख रहे हैं ग्लोबल क्यूज, आपने जो ट्रिगर पॉइंट्स बताए वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। अभी तक हमारे मार्केट्स में भी अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ रिकॉर्ड लेवल्स पे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इस हफ्ते के लिए, उससे शुरुआत करते हैं जरा। महत्वपूर्ण यही है कि एक्सपायरी का हफ्ता है, तो आई थिंक पूरा फोकस अब एक्सपायरी की तरफ आपका आ जाएगा। लास्ट हफ्ता हम देखते हैं फरवरी सीरीज का इंपॉर्टेंट ही रहता है एक्शन के लिहाज से, क्योंकि पोस्ट बजट ये सीरीज होती है, तो बहुत कुछ होता है फरवरी के महीने में, जो इस बार भी हमने देखा बहुत कुछ हो चुका है फरवरी के महीने में, बट वॉलेटिलिटी वहां से आएगी। पिछले हफ्ते भी देखें, वैसे हर दिन हमने नया रिकॉर्ड बनाया, बट वॉलेटाइल एक्शन काफी था, बीच बीच में हैवी डिप्स भी आए थे। इनफैक्ट 1.5 दिन का जो डिप था वो काफी शार्प डिप आया था, बट वहां से बाजार आपको संभलते हुए दिखे हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नया नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया बाजार के लिए ऊपर की तरफ, जहां से भी आपको कोई टेंशन आती हुई दिखे। सारे ट्रिगर्स आपके लिए सपोर्टिव हैं, सारा ग्लोबल और डोमेस्टिक एक्शन सपोर्टिव है, डेटा पॉइंट भी सपोर्टिव है। खबर का भी कोई नेगेटिव एक्शन ना ही वीकेंड को है, ना ही पिछले हफ्ते आया, ना ही आज आपको आते हुए दिख रहा है। बट उसके सामने अगर आप पूछेंगे कि कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए, तो वो भी आपके सामने उभर कर नहीं आ रहा है। हाई पर हमेशा आप नई चीजों पर नजर डालते हैं। अर्निंग सीजन हमारा खत्म हो चुका है, मैक्रो डेटा जो आ रहा है वो ठीक ठाक आते हुए दिख रहा है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। तो एज सच कुछ ऐसी परेशानी वाली बात बाजार के लिए आ नहीं रही है। हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, डिप पर हम देख रहे हैं एक्शन आ रहा है, GST कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़िया आ रहा है, GDP पे कोई परेशानी नहीं है, RBI के एस्टिमेट्स अच्छे आए हैं, सरकार के एस्टिमेट्स अच्छे आए हैं, इन्फ्लेशन विद इन रेंज है। थोड़ा उसमें ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं, थोड़ा बेस इफेक्ट भी कभी कभार प्ले आउट कर देता है, बट ऐसी कोई टेंशन वहां से आपको नहीं आती दिख रही है। मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है कि इंडिया की विक्ट्री होने वाली है, वो 370 होती है, 400 होती है, वो किसी को मालूम नहीं, बट हाँ, इलेक्शन की जो डेट का अनाउंसमेंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब बाजार को उसका इंतजार है कि एग्जैक्टली इलेक्शन शेड्यूल का रहेगा, उस हिसाब से आप थोड़ी पोजीशनिंग देख सकते हैं। मार्च एंड में हम जा रहे हैं, मार्च का महीना, तो थोड़ा पोर्टफोलियो रीपोजिशनिंग होती है, फाइनेंशियल ईयर एंड आता है, टैक्स सेविंग सीजन आता है, कई सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इक्विटीज में, तो थोड़ा उतार चढ़ाव वहां से आपको होता हुआ दिखता है। बट एज सच, जैसे मैंने कहा, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 15 जनवरी से अब तक देखते हैं, करीब 6 हफ्ते का एक्शन अगर आप बाजार का देखें, नए रिकॉर्ड 15 जनवरी को तक लगे थे। जनवरी का फर्स्ट हाफ काफी मजबूत था, उसके बाद एक शार्प फॉल आया था, प्री बजट बाजार हल्के हो गए थे, पोस्ट बजट आपने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, और अब आप यहां पर हैं। नेट 6 हफ्ते में बाजार कहीं नहीं गए, हल्का ऊपर ही गए, बट हर डिप पर आप खरीदारी देख रहे हैं। पोस्ट बजट जो डिप आया वहां पर खरीदारी देखी, जनवरी 15 के बाद जो डिप आया,
वहां पर आपने खरीदारी देखी। पिछले हफ्ते जो 1.5 दिन का डिप आया वहां पर आपने खरीदारी देखी और शार्प बाउंस बैक भी आपको आते हुए दिखा। तो हर डिप पर आप कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज का सहारा नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में और डर फैले या और डिप आते हुए दिखे। विच इज नॉट टू से कि डिप नहीं आ सकता है या करेक्शन नहीं आ सकता है, बट एज सच कोई वैसी परेशानी नहीं है। जो ब्रॉडर रेंज है मार्केट की वो तो धीरे धीरे ऊपर ही आ रही है। अनिल जी भी जब अपने लेवल्स देते हैं तो उन्होंने भी लगातार हाईलाइट किया है कि जो रेंज है बाजार की वो धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो ऐसी कोई परेशानी वाली की बात नहीं है। एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, झेल रहेंगे जैसे पिछले हफ्ते झेला है। ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे मार्केट में जहां इतनी उठापटक होती है, मार्केट को अप्रोच कैसे करना है? ये बाय ऑन डिप्स वाला ही जो सर की भी रिकमेंडेशन थी, क्या वही कंटिन्यू रहेगी या कोई नई अप्रोच होगी? कैसे, मतलब जो एविडेंस अब तक आ रही है वो कोई भी आपको ये नहीं दिखा रही है कि आपको ये बाय ऑन डिप्स अप्रोच चेंज करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, पिछले 3 डिप अगर आप देख लें 6 हफ्ते में 3 बार हमने शार्प फॉल्स देखा है, अनएक्सपेक्टेड फॉल देखा है, बिना किसी ट्रिगर के फॉल देखा है, और हर डिप पर आपने खरीदारी देखी है। वो डिप थोड़ा लंबा हो सकता है, एक बार के लिए 1000 पॉइंट का भी ऑलमोस्ट डिप आपको आते हुए दिखा। बैंक्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा आती हुई दिखी है। थोड़ा बैंक निफ्टी में चलने में परेशानी आ रही थी, बट अब बैंक निफ्टी भी कैचअप कर चुका है। बट एक बात जो है, इस बाजार में कंप्लेसेंट नहीं होना है। ये मान के आपने चल लिया कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो हर लेवल पर पैसे बनाएगा ही बनाएगा, ये आपको मान के नहीं चलना। स्पेशली आप ट्रेड अगर आप करें, पोजिशनल व्यू है या इन्वेस्टर व्यू है वो चलेगा, बट हर लेवल पर आप अपने लेवल्स आते हुए देखेंगे ये जरूरी नहीं है। BTST करके गए हैं, जरूरी है कि अगले दिन आपको वो मुनाफे में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आप देखें वेडनेसडे को हम कमजोर बंद हुए थे, बट थर्सडे मॉर्निंग संकेत बहुत अच्छे आ रहे थे, आप ठीक ठाक खुले। तो वेडनेसडे को जो शॉर्ट करके गए होंगे उन्हें थर्सडे मॉर्निंग परेशानी होगी, बट थर्सडे मॉर्निंग जब आप ठीक ठाक खुले हैं और लग रहा था कि चलिए यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, फर्स्ट हाफ में बाजार आपका और डिप होते हुए दिखा, अनएक्सपेक्टेड फॉल ज्यादा आते हुए दिखे, उसके बाद शार्प रिकवरी आती हुई दिखी। तो जो आपको अपने लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना है, जो आपको अपने स्टॉप लॉसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि बाजार आपको ये वॉलेटाइल मूव्स, अनएक्सपेक्टेड मूव्स दे सकता है बिना किसी ट्रिगर के। आपको आइदर बड़ी अप मूव या बड़ी डाउन मूव आती हुई दिख रही है। सरप्राइज एलिमेंट के लिए रेडी रहना, सरप्राइज एलिमेंट के लिए आप रेडी रहें। पोजीशन को अपने ऐसे रखें कि कुछ भी बाजार में उतार चढ़ाव हो तो फिर आपका नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट करना है इस बाजार में, ये एक बात है। इंडेक्स मैनेजमेंट हम देख रहे हैं हर लेवल पर चल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक्स और सेक्टर्स में अच्छा रोटेशन होते हुए दिख रहा है। स्पेशली पिछले हफ्ते स्टॉक्स में हमने रोटेशन अच्छा देखा। 2 दिन रिलायंस की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आई, उसके बाद 2 दिन रिलायंस ने कुछ भी नहीं करा। अब आज सुबह उसके लिए कुछ खबर आ रही है, तो देखते हैं वहां पर आपको कैसा एक्शन आते हुए दिखेगा। बैंक्स में हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते की शुरुआत में इस समय HDFC बैंक से लीडरशिप आ रही थी। 3 दिन HDFC बैंक ने बढ़िया लीडरशिप दिखाई। अब 2 दिन से HDFC बैंक को हर कोई भूल चुका है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि HDFC बैंक कुछ करेगा या नहीं करेगा। प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, दोनों में टसल आपको चलते हुए दिख रहा है। ऑटोज, मेटल्स, यहां पर नए मूव्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो रोटेशन चलता रहेगा बाजार में। IT 2 साल की ऊंचाई पर है IT, बट आप एक दिन पॉजिटिव एक्शन देखते हैं, एनवीडिया ऊपर जाता है, लगता है कि चलिए अच्छा दिन IT के लिए आज अच्छा रहेगा, और उसी दिन IT आपके लिए परफॉर्म नहीं करता है। फार्मा बीच बीच में हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स लीडर्स बनते हुए दिखते हैं, बट रोटेशन चल रहा है। और इस इंडेक्स मैनेजमेंट के बीच, रोटेशन के बीच जो बाजार है वो नए लाइफ हाई बना रहे हैं। तो जो ब्रॉडर ट्रेंड है बाजार का वो अच्छा है, बट विद इन दैट काफी अच्छा खासा आपको रोटेशन आते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए मजेदार है क्योंकि रोज आपको मौके मिल रहे हैं, डिप मिल रहे हैं, डिप पर खरीदारी मिल रही है, ऊंचाई पर मुनाफा वसूली आ रही है, गिरावट हो रही है, रोटेशन हो रहा है। तो वैसे आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा अवसर वहां पर मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो 21,900 22,000 हमने देखा है, बढ़िया सपोर्ट रहा है। 15 फरवरी से हमने देखा है 22,000 के नीचे सिर्फ एक बार, वो भी 3 पॉइंट से निफ्टी की क्लोजिंग रही है। अदरवाइज 22,000 को हमने होल्ड करा है। इंट्राडे में एक बार आप जरूर 21,875 पर आ गए थे, पर वहां से भी हमने शार्प रिकवरी देखी है। तो ये जो 21,900 22,000 है वहां पर हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी स्पेशली देखा है, अच्छा सपोर्ट बाजार ने लिया है, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आते हुए दिखता है। बैंक निफ्टी की बात करें 46,000 46,200 पर आपको बढ़िया सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। अगेन 15 फरवरी से आप उसके नीचे नहीं गए। इनफैक्ट 46,500 के आसपास भी एक सपोर्ट है, बट अगर आप अच्छा सपोर्ट देखें बैंक निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा हो सकता है एक्सपायरी वीक में, तो वहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। ऊपर की तरफ 22,250 पिछले 3 दिन से निफ्टी ट्राई कर रहा है कि कन्विंसिंगली ये क्रॉस हो जाए, बट टच एंड गो मोमेंट 2 बार हुआ। तीसरी बार हम ऑलमोस्ट 22,300 गए, बट फिर वापस हम उसके 22,250 के नीचे फिसले। तो आपको रेंज भी क्लियर दिख रही है, बाजार की इंटेंशन भी क्लियर दिख रही है, रोटेशन दिख रहा है, स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है।
बट इंट्राडे ट्रेडर्स के मजे हैं, रोज आपको मौका दिख रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स के मजे हैं, जब भी डिप आ रहा है खरीदारी के मौके मिल रहे हैं और फिर ऑन अ पोजिशनल बेसिस आपके ट्रेड्स भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको उस अप्रोच को बना के रखें। बाय ऑन डिप्स का फायदा अभी भी आपको मिल रहा है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है पिछले 6 हफ्ते में जो इस ट्रेंड को नेगेट करे। तो जो पिछले मार्च से तेजी का ट्रेंड था, ऑलमोस्ट 1 साल की अब ये तेजी बाजार में दिख रही है। नेट देखें तो बाजार में कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया है। थोड़े महीने थोड़े हफ्ते रह सकते हैं जहां पर वॉलेटिलिटी आती हुई दिखे, विच इज पार्ट ऑफ द गेम। और अब इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा वहां पर भी आप तैयार होंगे, फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है उस पर तैयार होंगे, और इस हफ्ते एक्सपायरी है तो थोड़ा उसके लिए तैयार हो जाइए। बट जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो बाजार का मूड माहौल है, उसमें कुछ बदलाव ना ही आया है और ना ही कोई ऐसा संकेत आया है कि फिलहाल कोई बदलाव आएगा। ओके, तो वहाँ इंडेक्स के लेवल पर चलिए, घबराने की बात नहीं है, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी साथ साथ है, उस पर फोकस करके चले? क्योंकि यहाँ फिर भी कैसा है कि वॉल्टिलिटी, अब मुझे नहीं पता कि मैं आऊँ मॉर्निंग में और यहाँ पर फार्मा चल रहा हो या आईटी पिछड़ जाए या फिर मेटल वापस से आ जाए, क्योंकि ये सारे इंडाइसेस हैं जो ऊपर नीचे कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, इनकी चाल को पकड़ना मुश्किल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज द सेफेस्ट एरिया? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई परेशानी नहीं है। एक तो ब्रॉडर मार्केट का जो एक्शन है वो आपके लिए बरकरार है, मिड और स्मॉल कैप्स आपको मूव दे रहे हैं। कुछ दिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो वन वे रैली थी और हमने देखा था लगातार 6-7 हफ्ते ऐसे थे जहां पर मिड कैप्स ने ब्रॉडर मार्केट ने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया था, वैसा ट्रेंड नहीं है। अभी हम कुछ दिन देखते हैं जहां पर एक शार्प फॉल आता है। इसी महीने हमने देखा है एक बार 4% से ज्यादा आपके लिए मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स फिसले भी थे, पर फिर वहां से रिकवरी भी आपको आती हुई दिखी। तो एक जो बात सबको ध्यान में रखनी है वो है, दिस मार्केट इज प्राइस्ड टू परफेक्शन। प्राइस टू परफेक्शन मीन्स कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट आते हुए दिखे। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो उस पर शार्प रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया एज अ प्राइम एग्जांपल, 1 करोड़ टन से उन्होंने कहा हमारा प्रोडक्शन टारगेट मिस हो रहा है, 3 दिन में 10-12% आपके लिए स्टॉक फिसलते हुए दिखा। उसके बाद अब संभल भी गया है। तो ब्रॉडर ट्रेंड जो है बाय ऑन डिप का वो है, बरकरार भी है, क्योंकि बाजार ने रियलाइज कर लिया कि 1 करोड़ टन ऑन अ ब्रॉडर बेसिस फॉर कोल इंडिया ये कुछ भी नहीं है। FY25 का आउटलुक उनके लिए अच्छा है, बट एक बार के लिए उन्हें ट्रिगर मिल गया कि हम इतना सब अच्छा प्राइस इन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही जाए। तो वहां पर आपने रिएक्शन देखा। हीरो मोटो 2 व्हीलर स्टॉक्स पर हमने एक बार के लिए वो रिएक्शन देखा। अभी कुछ डेटा संकेत आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि शायद 4 व्हीलर्स की भी सेल्स उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पिछले 2 साल के बहुत हाई बेस पर बैठे हुए हैं। तो वहां से फिर आपको थोड़े संकेत जरूर नजर रखने चाहिए कि थोड़ा उतार चढ़ाव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां पर आपको होते हुए दिख सकता है, बट अदरवाइज कुछ ऐसी परेशानी हो बाजार में ये नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें, एनवीडिया सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, सबने हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी। उस हाई एक्सपेक्टेशन पर भी कंपनी ने डिलीवर किया है। कंपनी के डिलीवर करने के बाद 16.5% की रैली आपने आती देखी। $277 बिलियन का गेन सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में आया। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप इस कंपनी ने टच किया है जहां तक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात है। तो वो दर्शा रहा है कि ग्लोबली भी, हमारे बाजार में भी, अगर आप अनुमान से अच्छा करते हैं तो भी बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि नया ट्रिगर मिल जाता है बाजार को कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आपको एक्शन आ रहा है। और अगर आप अनुमान से डिसअपॉइंट करते हैं तो भी आपको वैसा ही रिएक्शन आते हुए दिखेगा। तो वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे बाजार पर रखनी है। ब्रॉडर मार्केट का रोटेशन देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक वापस रोटेशन में आ गए। एनबीसीसी बीच में अच्छा खासा करेक्शन आया था, अब वापस एक्शन में आ रहा है। रोज ऑर्डर विंस आ रहे हैं इसके लिए। रेलवे स्टॉक्स आपको वापस एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। रोज यहां पर अब आपको मूव आती हुई दिख रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी कई सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने वाले हैं। रेलवे मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। स्टेशन रीडेवलपमेंट पर काफी कुछ चीजें आने वाली, तो वापस इस एरिया में फोकस आ गया है। पिछले हफ्ते सरकार ने डिफेंस ऑर्डर्स पर फैसला लिया था। स्पेस और सैटेलाइट स्पेस पर FDI ओपन अप कर दिया। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स आपको वापस एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में मौके आपको मिल रहे हैं। तो जो रोटेशन है ब्रॉडर मार्केट का वो चल रहा है। जो फेवरेट सेक्टर्स हैं वहां पर वापस एक्शन आ रहा है। कुछ दिन PSU स्टॉक्स चलेंगे, कुछ दिन नहीं चलेंगे, वो एक्शन आपके लिए बरकरार रहेगा। बट एज सच जो मार्केट फेवरेट्स हैं वो अभी भी मार्केट फेवरेट्स आपके लिए बने हुए हैं। एक चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, इनफैक्ट हर किसी को जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं ध्यान रखना है, बट ये पिछले मार्च वाला मार्केट नहीं है, पिछले साल वाला मार्केट नहीं है। हाई वैल्यूएशन पर अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं तो आप थोड़ा वहां पर अटक सकते हैं, क्योंकि जब भी बुल मार्केट में करेक्शन आता है, शार्प करेक्शन आता है। और हमने ये पिछले हफ्ते भी देखा है, इससे पहले भी देखा है फरवरी में, इससे पहले भी देखा है जन में।
वो शार्प करेक्शन किसी भी ट्रिगर के बिना आ सकता है, किसी भी वजह के बिना आ सकता है। उस शार्प करेक्शन में फिर आपके जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट से ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लो क्वालिटी हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में अटक गए हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा बट वहां पर रिटर्न्स जो है उसकी गारंटी बेटर है। अगर आप लो क्वालिटी हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में हैं तो वहां पर परेशानी आ सकती है। मार्केट लिक्विडिटी की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक फंड्स का अच्छा सहारा इस समय बाजार में आते हुए दिख रहा है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। हम देख रहे हैं डीआईएस लगातार, जब भी एफआईएस की बड़ी सेलिंग होती है डीआईएस आ जाते हैं, थोड़ी मुनाफा इसलिए डीआईएस भी करते रहते हैं, बट बाय एंड लार्ज डीआईएस का सपोर्ट इस साल काफी अच्छा रहा है। क्वालिटी स्टॉक्स इवन एट हायर वैल्यूएशन हम देखते हैं मार्केट वहां पर खरीदारी कर रहा है। जरूरी नहीं कि क्वालिटी स्टॉक्स आपके इग्नोर हो रहे हैं। तो एज सच कोई परेशानी नहीं है बाजार की, मूड माहौल अच्छा बना हुआ है, ब्रॉडर ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का आपका बना हुआ है। पिछले हफ्तों से कुछ वॉलेटिलिटी के संकेत आ रहे हैं विच इज नेचुरल, बिकॉज आप इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स का बाजार को इंतजार है, मंथली एक्सपायरी है और फिर फाइनेंशियल ईयर एंड आता है तो उसमें थोड़ी रीबैलेंसिंग होती है, तो वो आप उस एक्शन प्ले आउट करते हुए देखेंगे। बट एज सच जैसे मैंने कहा कुछ भी ट्रिगर खराब वाले नहीं है, नए हाई पर हैं, 5 दिन से आप नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो टेंशन तो कोई नहीं है। और ग्लोबल मार्केट से भी देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। आपके यूएस मार्केट्स हाई पर हैं, जापान ने लेट आए बट 34 साल इंतजार कर रहे हैं, आए तो कम से कम, तो वहां से भी कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। ओवर द वीकेंड भी देख लीजिए कुछ खराब संकेत नहीं आते हुए दिखे। एक यूएस में फिर से शटडाउन का डर आ रहा है विच अगेन इस समय बाजार फोकस नहीं कर रहा है। बाजार ने मान लिया है कि मार्च में रेट कट नहीं आएगा, ऑलमोस्ट मान लिया है कि शायद मई में भी रेट कट नहीं आए। थोड़ा एडजस्टमेंट हो चुका है, थोड़ा शायद उसके लिए एडजस्टमेंट आना और बाकी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते एनवीडिया और आईटी स्टॉक्स ने बाजार को अच्छा सहारा दिया है। एक्स ऑफ दैट शायद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती, फिर आप शायद फेड पर या बॉन्ड यील्ड पर ज्यादा फोकस करते, बट अदरवाइज भी देखें तो कोई परेशानी नहीं है। जो पिछले थर्सडे को यूएस में एक शार्प अप मूव आया था, ब्रॉड बेस्ड रैली आई थी, वो दर्शा रहा है कि एक्शन बरकरार है। फ्राइडे को भी नए रिकॉर्ड्स लगे हैं, तो एज सच ग्लोबल मार्केट्स का अच्छा खासा सहारा है। यूएस में अच्छा खासा एक्शन हमारे लिए बना हुआ है। अभी आप बोल सकते हैं कभी कभी वो रेड सी डिसरप्शन आपके फोकस में आ सकता है, हमास इजराइल आ सकता है, रशिया यूक्रेन आ सकता है, बट एज सच ग्लोबल बाजार मूड खराब करें या कुछ भी हमारा इम्पैक्ट लाएं वैसा वो आपको नहीं आया तो दिखा। ओके, चलिए तो सब शांति शांति है, किसी तरह से दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स दीप ने जो यहाँ पर पॉइंटर्स मेंशन किए, आप सरप्राइज के लिए या शॉक कहें उसके लिए तैयार रहिएगा और उस हिसाब से ही आपको अपनी पोजीशंस हैं यहाँ पर होल्ड आउट करके और स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करके चलना है। लेकिन आइए, हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार हो चुकी है। नुपुर, आशीष, कुशल सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ और एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, ट्रिगर है जिन पर आपको यहाँ फोकस करके चलना है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नुपुर, आपके साथ शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स बताइए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कैनरा बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बैंक बोर्ड बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पर आज किया जाएगा विचार। ग्रोनेन वेल जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। एसोसिएटेड अल्कोहल पर भी फोकस है क्योंकि फंड जुटाने पर यहाँ पे बोर्ड करेगा विचार। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी फंड जुटाने के से रिलेटेड आज अनाउंसमेंट आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी है बोर्ड बैठक। वित्त मंत्री देश के सभी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के साथ आज बैठक करने वाली है, तो इसके आउटकम पर भी रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री मोदी आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का फिर से विकास करने के लिए शिलान्यास करेंगे। तो यहाँ पे 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर भी बड़ा इंफ्रा कंपनीज पर फोकस रहने वाला है। आईपीओ के लिहाज से जुनिपर होटल्स जहाँ पे आईपीओ बंद हो चुका है, टोटल अपडेट बताओ तो करीबन 2 गुना ही आईपीओ भरते हुए नजर आया। रिटेल में 1.3 टाइम्स, एनआई में 85% और क्यूआईबी में देखें तो 2.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ दिखेगा। जीपीटी हेल्थ के आज आईपीओ बंद होने वाला है। दूसरे दिन का अपडेट देखें तो करीबन 85% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया है। रिटेल में 1.5 गुना, एनआई में 80% और क्यूआईबी में देखें तो 19% का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। कैश के नतीजों में रेन इंडस्ट्रीज जहाँ पे मुनाफे से घाटे में अब कंपनी आ चुकी है। कंपनी की आय में 25% की गिरावट आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे घाटा देखें तो 538 करोड़ का आया। पिछली बार मुनाफा था 657 करोड़ का। इस बार नेट लेवल पे भी करीबन 1119 करोड़ का घाटा दिखेगा। पिछली बार 90 करोड़ का मुनाफा था। सनोफी इंडिया यहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 3% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 12% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन आपको 200 बेसिस पॉइंट से सुधर के 27% के नजर आएंगे। मुनाफा भी देखें
तो 5% की ग्रोथ भी यहाँ पे आती हुई नजर आई है। साथ ही साथ 50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने और फाइनल डिविडेंड है 117 रुपये का और 24 मई को डिविडेंड का जो भुगतान है वो भी किया जाएगा। फॉस्को इंडिया जहाँ पे कंपनी के आय में 16% की ग्रोथ आपको दिखेगी, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन हालांकि थोड़े दबाव में 17% से घट के 16% आए और मुनाफा देखें तो 33% की ग्रोथ यहाँ पे भी नजर आई है। 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया है। ऑलराइट, चलिए तो नुपुर ने आपको बता दिया कि इनिशियल ट्रिगर्स कौन से जहां पर आपको फोकस करना है। कुशल, अब आपकी बारी आती है। गुड मॉर्निंग, ज़रा बताइए कि और कौन कौन सी खबरें जिन पर आज फोकस करना है। गुड मॉर्निंग नेहा। खबरों के लिहाज से हुडको फोकस में रहने वाला है क्योंकि सरकार यहां पर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मीट करने के लिए 33.7 लाख शेयर्स बेचने वाली है और यहां पर 12 महीनों के अंदर ये बिक्री पूरी करने का इन्होंने टारगेट रखा है, जो यहां पर 75% अब इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी आगे चलकर। साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज एसेट मोनेटाइजेशन एक्टिविटी में सहयोग के लिए एनबीसीसी के साथ इनको करार भी इन्होंने किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ तक फंड जुटाने पर 28 फरवरी को विचार किया जाएगा और अलग अलग माध्यमों के जरिए यहाँ पर ये बोर्ड बैठक होने वाली है। इक्विटी, राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या फिर बॉन्ड्स के जरिए हो सकता है कि फंड जुटाते हुए नजर आए। पेटीएम ये फोकस में है क्योंकि आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा है कि वो पेटीएम की थर्ड पार्टी ऐप बनने के आवेदन की समीक्षा करें और थर्ड पार्टी ऐप मंजूरी मिलने पर पेटीएम हैंडल दूसरे बैंकों में शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही एनपीसीआई से 4-5 बैंकों को पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मंजूरी संभव है। तो ये सारी खबरें आ रही है और साथ ही एक्सिस के बाद एचडीएफसी और येस बैंक ने भी पेटीएम यूपीआई कारोबार के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आवेदन जमा कर दिया है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही है। पिरामल फार्मा यहाँ पर यूएस एफडीए ने कंपनी को लेक्सिंगटन यूएस फैसिलिटी की जांच की है और 20 से 23 फरवरी के बीच यहाँ पर ये फैसिलिटी के एक प्रोडक्ट की प्री अप्रूवल जांच यहाँ पर कर ली है और जांच के बाद फैसिलिटी को 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी अब 70% हिस्सा खरीदेगी और ये कुल मिलाकर सिंगल ट्रांच में खरीदारी होगी। 5,560 करोड़ रुपए की ये डील हो सकती है। साथ ही अधिग्रहण, कैपिटल इन्फ्यूजन और शेयर परचेज से ये करते हुए नजर आएंगे। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आरबीआई ने एचडीएफसी क्रेडिला में एचडीएफसी बैंक के 90% हिस्सा बिक्री को मंजूरी दे दी है और इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एचडीएफसी बैंक ने ट्विटर पे ये जानकारी दी है कि बैंक का फास्टैग अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सुवेन फार्मा, यहाँ पर हैदराबाद के एपीआई और फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज में यूएस एफडीए द्वारा प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंस्पेक्शन पूरा किया गया है और कोई भी फॉर्म 483 जारी नहीं किया गया है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से कंपनी को करीबन 232 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर्स के डिजाइन, उत्पादन, टेस्टिंग और सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। राइट्स, यहाँ पर कंपनी को आईटी भुवनेश्वर में परमानेंट कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए 414 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है। और अंत में जाइडस लाइफ साइंस, जहां पर मल्टीफॉसिन फॉर्मुलेशन और एपीआई के लिए डब्ल्यूएचओ से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो इस वजह से ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। चलिए नुपुर, बैक टू यू। जरा बताइए और कौन कौन सी खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आज फोकस में क्योंकि क्यूआईपी 23 फरवरी के दिन बंद हो चुका है। क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़ रुपए की अर्जी दी गई है। इशू प्राइस देखें तो 135 रुपए का मौजूदा भाव से 7% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा। स्वान एनर्जी, जहां पे क्यूआईपी के इशू प्राइस पर 18 फरवरी को किया जाएगा विचार। क्यूआईपी के लिए इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक यहाँ पे होगी। 4000 करोड़ तक कंपनी फंड जुटा सकती है। फ्लोर प्राइस देखें तो 703 रुपए का है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जहाँ पे कंपनी को वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी से मिला है ऑर्डर। नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 के मैकेनिकल काम के लिए इस ऑर्डर को दिया गया है। कंपनी को 30 दिनों में कंसेशन जो करार है वो भी मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए। 361 वॉम, जहाँ पे सेबी ने एआईएफ बिजनेस के फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बदलने की मंजूरी दे दी है। 23 फरवरी 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए मंजूरी वैलिड भी रहेगी। तो स्टॉक फोकस में रहेगा। मैक्स हेल्थ केयर, जहाँ पे 500 बेड के अस्पताल के लिए कंपनी लखनऊ में एक
प्रॉपर्टी खरीदने वाली है। 167 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होगा। 31 दिसंबर तक कंपनी के पास जो कैपेसिटी होगी वो 3550 बेड्स की होने वाली है। फंड एक्शन में देखें तो ईआईडी पैरी जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीबन 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अपना हिस्सा 4.95% से बढ़ा के 5.0% कर दिया है। वो मार्केट परचेस के जरिए 22 फरवरी के दिन ये ट्रांजैक्शन किया गया था। बल डील में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जहाँ पे कौशल्या रियल्सर्व ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी बेची है और आईसीआईसीआई पोटेंशियल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने वही 1% हिस्सा खरीदा है 582 के भाव पर। कोल्टे पाटिल जहां पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, उन्होंने 2% तक अपनी हिस्सेदारी को घटाया है और वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने करीबन 0.5% हिस्सेदारी इसमें खरीदी है। और लास्ट में बीजीआर एनर्जी जहाँ पे प्रमोटर ने 3.35% स्टेक यहाँ पे कम करते हुए नजर आए। पहले 24% और 20.65% स्टेक है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कुछ फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन भी हुआ है। स्टॉक्स में रोटेशन आपको रोज आते हुए दिखेगा, यहां पर रखनी है आपको नजर। आइए आशीष के पास चलते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले एशियन पेंट्स लगातार ब्रोकरेज हाउस की नजर इस स्टॉक के ऊपर है। कंपटीशन इंडस्ट्री में लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएलएसए अब रेटिंग को कर रहे हैं डाउनग्रेड। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब बिकवाली की राय देना। टारगेट प्राइस बड़ा शार्प काटा है इन्होंने। 3215 रुपये का जो टारगेट था अब घटाकर 2425 रुपये का टारगेट दिया है। 2986 रुपये का भाव चल रहा है और मान रहे कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। लेकिन सबको एशियन पेंट्स खराब नहीं लग रहा है। सीएलएसए टारगेट प्राइस कट कर रहे हैं, रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसी तरफ अगर आप देखें तो मैक्वायरी अभी भी अपने व्यू पर बरकरार है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी अच्छी खासा टारगेट दिया उन्होंने 4000 रुपये का। और ये मान रहे कि जो फोकस है ग्रासिम का ठीक है, लेकिन नंबर 1 प्लेयर है एशियन पेंट्स, तो इसका फायदा लगातार बरकरार देखने को मिलेगा। ग्रासिम सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 2650 रुपये का टारगेट दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1724 रुपये का भाव, 2050 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। एलएनटी पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय दी है 4135 रुपये के अच्छे टारगेट्स के लिए। वहीं सीले से अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि 4360 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। एसबीआई का जहां पर अगर आप देखें तो मंथली डेटा स्पेंस का जो आंकड़ा है वो भी पता चला है, दिन के दौरान विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 739 रुपीज़ का भाव चल रहा है, 750 रुपये का टारगेट दिया है। गेल पर अच्छी रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, हालांकि टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे का है। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी और टारगेट 170 से बढ़ाकर 175 का कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है 180 के करीब। ये मान रहे कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले तगड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंफर्ट है। पेटीएम रिपोर्ट आई मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 408 रुपये का भाव, 555 रुपये का टारगेट है। और साथ में फार्मा कंपनीज यहाँ पर भी आप रखिएगा खास नज़र, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज पर नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 6499 के टारगेट के लिए। सिप्ला पर न्यूट्रल की राय है, करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे का टारगेट 1427 रुपये का। सन फार्मा पर न्यूट्रल की रेटिंग है 1347, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है। और जाइडस लाइफ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय देते हैं, लेकिन टारगेट इनका केवल 988 रुपये का है, 923 रुपये का भाव चल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट। स्टॉक्स पर रखना है नजर। आइए कुछ बेहतरीन आइडियाज लेकर हमारे मेहमान है तैयार, करते हैं उनका स्वागत। पिक ऑफ द वीक। स्वागत है आपका सुमित जी और मेहुल जी। सुमित जी, फॉर अ चेंज और प्लेजेंट सरप्राइज आज मंडे मॉर्निंग पहले गेस्ट जो हमारे तैयार हैं वो सुमित जी हैं। सुमित जी, ऐसा चमत्कार सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखो दीपांशु, जब ट्रेवल नहीं करना होता है ना तब ऐसा होता है, क्योंकि ट्रेवल करते हैं तब कांदिवली से ऑफिस जाने में सुबह पहले 7:30 बजे से ट्रैफिक का शुरुआत हो जाता है। तो कभी किधर जाम मिलता है, कभी किधर जाम मिलता है। आज थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है तो मैं वर्क फ्रॉम होम मोड पे हूँ, इसके लिए एकदम परफेक्ट डॉट टाइम पे बैठा हूँ। चलिए, आशा करेंगे सर आप जल्दी से फुल फिट एंड फाइनल हो जाएं। बट अच्छा है, पहले माइक अप है सुमित जी, घर से ही आज काम कर रहे हैं, तो बताएं सर आज कौन सी बेहतरीन पिक ऑफ द वीक लेकर आए आप। दीपांशु, ये हफ्ते में जो स्टॉक मेरे को चार्ट के ऊपर बढ़िया लग रहा है वो है ऑटो सेक्टर का महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M के अंदर एक तेजी का ट्रेंड चालू है। M&M एक अच्छा मूव दिखा रहा है,
स्टॉक यहाँ से अभी और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1920, 1930 के पास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1890, 1900 के पास है, तो 1900 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1960 ये पहला टारगेट होगा, 1980 ये दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। खरीदारी करें M&M। पिछले हफ्ते हम देखा नए रिकॉर्ड्स इस स्टॉक ने बनाए हैं, लगातार आपको एक्शन में भी दिखाया, आज भी एक्शन में दिख सकता है, यहां पर पूरा फोकस करना है। मेहुल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा जी। आज का जो मेरा पिक ऑफ द वीक है दैट इज IRCTC। इसको 960 के करीब खरीदना है, 930 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें। टारगेट पहला रहेगा 1000 का, दूसरा टारगेट 1020 का है। इंट्राडे चार्ट्स की बात करें तो एक मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में विद वॉल्यूम्स। बड़े डिग्री की बात करें तो डेली चार्ट पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है अराउंड द रीसेंट बॉटम ऑफ 880, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है इस काउंटर का। बुलिश क्रॉसओवर है 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन आवरली चार्ट। तो ये सभी सिग्नल दर्शाते हैं कि ये वीक में ये स्टॉक कुछ अच्छा कर सकता है और आने वाले एक वीक में भी अच्छा कर सकता है। सो IRCTC रहेगा पिक फॉर द वीक। ओके, IRCTC इस पर करें खरीदारी। पिछले हफ्ते भी बढ़िया रोटेशन था और आज तो हम देख ही रहे हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्टेशन रीडेवलपमेंट में भी कई अनाउंसमेंट्स आपको आते हुए दिखेंगे। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आज की पिक ऑफ द वीक कौन सी रहेगी और ऑफकोर्स पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक्स थे आपके रेडार पर? या बिल्कुल, पिछले हफ्ते मैंने श्री सीमेंट दिया था FNO पिक के तौर पे, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैं काफी ऑटो इंसुलरीज पे बुलिश था, तो मैंने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज दिया था। एंड इस हफ्ते भी मेरी लिस्ट तो बड़ी है, हर हफ्ते की तरह मेरी बड़ी लिस्ट रहती है। लास्ट मंडे को हालांकि मैं नहीं था, पूरा शो नहीं किया था, बट इस हफ्ते भी मेरी अलग अलग स्टॉक्स है। और मेन मेरा जो पिक ऑफ द वीक है इस बार वो है EID पैरी लिमिटेड। इनफैक्ट शुगर स्टॉक्स काफी ठंडे पड़े हुए थे, बट अब धीरे धीरे ये लोग मतलब बॉटम आउट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक जनरली सरकार रिलेटेड जो कई बार कमेंट्स और कई जो पॉलिसीज आती है उनकी वजह से ये सेक्टर काफी वॉलेटाइल रहता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन एंड कुछ भी होता है अब नेगेटिव से पॉजिटिव होने में टाइम नहीं लगेगा। तो EID पैरी को एक ध्यान दें, क्योंकि एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कोरोमंडल जैसी फर्टिलाइजर कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, उसके इनफैक्ट प्रोमोटर्स हैं। और दूसरा फार्मा स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। अगेन हर हफ्ते में फार्मा स्टॉक्स की बात कर ही रहा हूं, और जेम्स में मैंने फार्मा स्टॉक्स कवर किए हैं, तो मुझे लगता है कि ल्यूपिन कैन बी वन ऑफ द गुड बेट्स फार्मा स्टॉक्स से। और दूसरा FMCG स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट उनमें से एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो टाटा कंज्यूमर, वो एक बहुत बढ़िया लगता है। और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है HUL, जो कि डिफेंसिव बेट की तरह आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखते हुए, और ऐसे मार्केट्स में जब लाइफ टाइम हाइस पे मार्केट्स है तो कई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनको आप पूरा शन कर दे और देखे ही नहीं उनकी तरफ। तो उनमें से एक स्टॉक है HUL, जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट साथ साथ डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम लगती है, तो मुझे लगता है कि HUL कैन बी अ गुड बेट। तीसरा मैंने बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और डिफेंस शेयर्स चल ही रहे हैं, और सरकार का जिस तरीके का अभी भी लास्ट वीक में भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स थे उनका भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक रहेगा ही, तो BL पे ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेट्रोनेट LNG। तो कुल मिला के दूसरा अब ये मेरा PSU स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, जो कि वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। सो ओवरऑल दिस इज द लिस्ट। सो फार्मा, सीमेंट, FMCG एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए सबको। ओके, तो जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, सेक्टर रोटेशन विल बी समथिंग दैट यू नीड टू वॉच फॉर। एंड ऑफ कोर्स जैन साहब ने, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट हर एक स्पेस से कुछ बड़े नाम है वो आपके सामने रखे हैं, यानी कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलने वाला है और हर स्पेस से आपको कमाई का मौका मिलेगा। जैन साहब, जैसे दीप भी अभी मेंशन कर रहे थे, यहाँ पर रेलवे स्पेस है, मैं चाहूंगी एक बार आप व्यू दीजिए। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था अच्छा खासा एक्शन यहाँ से आया था। इंफ्रा के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि PM मोदी आज अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवर ब्रिज, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेस के विकास के लिए शिलान्यास करने वाले हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रेलवेज इतना ओवरहीटेड हो चुका है, एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि जितने ही रेलवेज के स्टॉक्स थे पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े मूव्स ऑलरेडी दे चुके हैं। इवन
जो सरकारी कंपनीज है जिनको हमने बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ, भले वो आरवीएनएल हो, IRFC हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, ये सब के सब बहुत बड़े मूव दिए। बट येट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार के प्लान्स है और जो रेलवेज के ऊपर और इंफ्रा के ऊपर, रोडवेज के ऊपर, मतलब ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा जो है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कंट्री की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो इस चीज को देखते हुए हर बार जो कैपेक्स का पुश आता है और जो नए नए भले बजट में भी अनाउंसमेंट्स हो, ऑफ बजट भी बाद में भी अनाउंसमेंट्स नॉन स्टॉप चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स पे बिल्कुल नजरें बनाए रखें। जो भी रेलवे स्टॉक्स है इन सबको अननेसेसरली आप एग्जिट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेड ऑफ फंडामेंटल्स दिख रहा है कि वैल्यूएशंस निकल गए हैं रेलवे स्टॉक्स में भी, बट येट और प्राइवेट सेक्टर के रेलवे जो वैगन्स बनाने वाली कंपनियां और इवन रोडवेज वाली कंपनियां, जो रोड्स बनाने वाली EPC कंपनीज, वो सब बढ़िया लग रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बस आप यही है कि जहां चले हुए हैं जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस और क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर वैल्यूएशंस आते हैं तो उनके जो सस्ते कजन्स है, सस्ते पीयर्स है, वहां पे भी रोल ओवर कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं। कई बार कई कंपनियों को वैल्यूएशंस और अहेड ऑफ टाइम्स मिलते हैं, बट कई बाद में आते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और हम बार बार हमारे पैनलिस्ट या मैं या हमारे जो दूसरे शोज होते हैं सब में हम लोग एक के बाद एक देते हैं। एंड सीमेंट स्टॉक्स को नहीं भूलें, इन सब में मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स कैन बी अ ग्रेट बेट। तो इंफ्रा के ऊपर पुश, और रेलवेज की आप बात करें तो रेलवेज तो ओवरऑल वैगन्स बनाने वाली कंपनियां हमने एक के बाद एक बहुत सारी दी है। टीटागढ़ वैगन्स दी है, या जुपिटर वैगन्स दिया है, और टेक्समैको भी अभी चल रहा है। फिर वापस से आपके जो PSUs आए रेलवेज वाले, ये सारे बढ़िया लगते हैं। तो ये है आपके लिए रेलवेज, PSUs, इंफ्रा से जुड़े स्टॉक्स, सबको फायदा होने वाला है, इस पर रखिए नजर। एंड ऑफ कोर्स बड़े एक्शन यहाँ पर आपको आते हुए भी दिख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स पर भी जैन साहब से राय लेनी है, उससे पहले एक बार रेन इंडस्ट्रीज पर सुमित जी से बात करें। सुमित जी, इसके नंबर्स आए थे, वैसे तो पिछले हफ्ते अच्छे एक्शन में रहा, बट नंबर्स बेहद खराब आए हैं। एक तो रेवेन्यू डी ग्रोथ है, वो परेशानी है, दूसरा एक वन टाइम लॉस लिया है जिसकी वजह से मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी। इंपेयरमेंट लॉस है 750 करोड़ का, तो उसका इंपैक्ट है। फाइनेंस कॉस्ट ऊपर गया है इनका, एबिटा लॉस आया है, मार्जिन्स नेगेटिव हो गए हैं, और ओवरऑल घाटा भी आया है। रेन इंडस्ट्रीज, एक बार सुमित जी बात करें इस चार्ट के बारे में। सर दिवांशु, रेन ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है 215 225, ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 215 225 का लेवल अगर ऊपर में तोड़ेगा तो इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटता तब तक एक बार लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। नीचे में 200 का लेवल टूटने पे गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, और 180 रुपए 175 रुपए तक के लेवल रेन में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें। 215 225 के बाद ही बाय बनेगा। एक बार गिरावट बन सकता है, 200 का लेवल टूटने पे गिरावट और बढ़ेगा। तो इस पर रखनी है नजर। जैन साहब, कोई व्यू रखते हैं रेन इंडस्ट्रीज पर? बेहद खराब नंबर्स आए, इंपेयरमेंट लॉस तो है ही, उसका इंपैक्ट आ रहा है, बट उसके अदरवाइज भी देखें तो 25% रेवेन्यू इनका गिर कर आया है। सर देखिए, मैं स्टॉक पे कभी भी आपने देखा होगा या याद जितना भी आपको भी रहता है और मुझे भी रहता है, मैंने इस स्टॉक के बारे में बहुत कम जिक्र किया है और मैंने डिस्कशन भी नहीं किया। मुझे समहाउ ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। हालांकि मैं गलत ही पड़ा हूं, क्योंकि नीचे के लेवल से तो बहुत बड़ा मूव दे चुका है। बट देन जिस तरीके के इसमें फंडामेंटल्स है वो मेरे मतलब उस चीज में नहीं आते कि मैं इस चीज को स्टॉक को रेकमेंड करूं। तो आई थिंक ये नेगेटिव न्यूज है, तो एक करेक्शन तो अच्छा खासा शार्प आएगा, क्योंकि शार्प मूव दिया हुआ है नीचे के लेवल से 140-50 के लेवल से 220 के लेवल्स तक जाके अब करेक्शन देगा। और रिजल्ट्स इनफैक्ट अच्छे खासे खराब आए, जो भी ठीक है, वन टाइमर्स भी होते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि और वैसे सेक्टर बढ़िया है जिस सेक्टर में ये कंपनी है, कार्बन, सीमेंट, एडवांस, ये सारे मटेरियल्स जो भी है। बट फिर भी आई हैव नेवर बीन रेकमेंडिंग दिस स्टॉक इन द पास्ट ऑल्सो, और अभी भी मैं नहीं करूंगा। जिन्होंने लिया हुआ है वो मतलब एक जैसे ही जो रिएक्शन आएगा, थोड़ा नीचे बॉटम आउट होता है, फिर बाउंस करता है, तो उसमें निकल जाए। चलिए, तो रेन इंडस्ट्रीज पे ये राय बनती हुई एक बार नजर HDFC बैंक पर भी डालेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमने पिछले हफ्ते तो देखा ही था। खबर भी है कि RBI ने HDFC क्रेडिला में HDFC बैंक के 90% हिस्सा बिक्री को मंजूरी दे दी है। मेहुल जी, आपका व्यू जानना चाहेंगे, चार्ट्स पे कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं?
नेहा जी देखिए, एचडीएफसी काफी समय से पिछले 2-3 हफ्ते की बात करें तो कंसोलिडेट कर रहा है, बाउंस का अटेम्प्ट कर रहा है। एक रिसेंटली बाउंस आया भी था थोड़ा बहुत, बट अभी भी थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं आया कि यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है। ऑफ कोर्स जो डाउन साइड है वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, बट अपसाइड के लिए यहाँ पर जो रिसेंट हाई था 2-3 दिन पहले उसने बनाया था, तकरीबन 1464 का है। ये अगर निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और मैं समझता हूँ इस आज जो न्यूज है उसके चलते अगर 1465 निकलता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है, और जो रिकवरी है वो 1500-1550 तक देखी जा सकती है। तो ओवरऑल 1465 के ऊपर ये काउंटर फ्रेश बाय है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1500 टू 1550। तो एचडीएफसी बैंक पर रखिए नजर। पिछले हफ्ते अच्छी लीडरशिप दिखाई, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें आई। अब देखते हैं क्या इस हफ्ते वापस एक्शन में दिखेगा या नहीं एचडीएफसी बैंक भी। आइए कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। खरीदारी की राय है, खरीदना है ब्रिटानिया के चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है और इन लेवल्स पर एक बहुत सेफ बाय है ब्रिटानिया। एक बड़ा सपोर्ट मुझे नजर आता है और ये सपोर्ट 4900 के आसपास है, तो एक स्टॉप लॉस रखें 4875 का। 4875 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 50-50 का, 50-50 का, और इवेंचुअल टारगेट 5100 का। तो 50-50 और 5100 के लक्ष्य के लिए ब्रिटानिया में मेरी खरीदारी कराएं। तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया जहां पर रखनी है नजर। जैन साहब भी एचयूएल की बात कर रहे थे तो थोड़ा कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। आईटीसी पिछले हफ्ते यहां पर थोड़ा एक्शन हमें वापस लौटते हुए दिखा। इनफैक्ट जैन साहब से एक बार जरा आईटीसी से भी बात की जाए। जैन साहब जरा बताएं, उतना बड़ा भी एक्शन नहीं था बट थोड़ा हल्का फुल्का बाउंस बैक था। 1-2 सेशंस में आईटीसी ने थोड़ी लीडरशिप दिखाई थी सर। बिल्कुल, देखिए जब एक न्यूज ऐसी आती है कि आपकी सप्लाई आने वाली है मार्केट में, क्योंकि जो बैक वाली जो न्यूज थी उन सब की वजह से आईटी से थोड़ा करेक्ट किया। हालांकि नीचे के लेवल से जब वो मीम्स वाले लेवल्स 200 के लेवल से जब बहुत बड़ा मूव दिया 470 तक, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों ने नीचे के लेवल्स पे लिया, और भले ही बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो या इन्वेस्टर्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो, वो लोग उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसका ही शिकार ये भी हुआ है और नीचे के लेवल्स तक आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है। एंड अगेन मैं एक चीज और डिस्क्लेम कर दूं कि एचडीएफसी बैंक और आईटीसी हम लोग हमारे क्लाइंट्स को अब काफी दिनों से रेकमेंड करना, कुछ दिनों से रेकमेंड करना और शुरू की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसे मार्केट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चाहिए पोर्टफोलियो में जो कि आपके पोर्टफोलियो को रेजिलिएंट भी बनाए और डाउनसाइड रिस्क से बचाए। भले ही वो ज्यादा चले भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे वहां पे रिस्क भी बढ़ गई है। तो आई फील आईटीसी कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और बल्कि इन लेवल्स पे आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। एंड डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है, हालांकि टेक्निकली वीक हो रखा है और फंडामेंटली जो न्यूज है उसकी वजह से। बट देन एफआईआईज को अगर आना है इंडिया में तो सर्टेनली आईटीसी और इंस्टीट्यूशंस को आना है, तो आईटीसी पे वो लोग लेते ही लेते हैं, वेटेज रहता ही है। तो हो सकता है कि न्यू ईयर में, नए फाइनेंशियल ईयर में, या नया जो रेजिम है, पॉलिटिकल रेजिम आएगा, उसके बजट के बाद उसके दौरान इसमें बाइंग अच्छी खासी आए। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इस साल में एफआईआईज का बड़ा इन्वेस्टमेंट्स आएगा इंस्टीट्यूशंस में, और इन्फ्लोज आएंगे और ये सब चीजें और बेहतर होगी। एंड दूसरी बात, और मैं आज सुबह भी मैंने टाटा कंज्यूमर की बात की, एचयूएल की बात की, अभी कुणाल जी ने ब्रिटानिया की बात की। सो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस लुक्स चीपर और अंडर परफॉर्मिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया एज कंपेयर टू दी अदर सेक्टर्स। तो इट कैन बी अ गुड डिफेंसिव सेक्टर टू बी इन। तो कंजम्पशन से थोड़ा डिफेंसिव मूव्स आ सकती हैं। देखते हैं, कंजम्पशन स्टॉक्स रखेंगे नज़र, और एफएमसीजी यहाँ पर एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर रखनी है नज़र और यहाँ पर एक्शन आ सकता है। बैंक्स के लिहाज से फोकस करिए। एचडीएफसी बैंक की तो हमने बात करी। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर जो इनका जनरल इंश्योरेंस कारोबार है उसमें ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी अब 70% हिस्सा खरीदने जा रही है। पहले पिछले साल ये डील हो चुकी थी, पर तब ज्यूरिक 51% हिस्सा खरीदने जा रही थी। अब रिमेनिंग 19% हिस्सा भी यहां पर खरीदा जा रहा है। तो ओवरऑल 5,560 करोड़ में 70% हिस्से का ओवरऑल ट्रांसैक्शन हो रहा है। कुणाल जी, कोटक बैंक का जरा इस पर राय दें। वैसे कुछ ज्यादा खास करा नहीं है। पिछले हफ्ते मैनेजमेंट कंटिन्यूएंस का एक खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा एक्शन दिखा था, बट अदरवाइज रेंज में ही रहा है। कोटक बैंक के लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर?
देखिए दीपांशु, अगर आप वैसे चार्ट देखें तो पिछले 3-4 सालों में कोटक बैंक ने कुछ खास किया नहीं है और एक सीमित दायरे का ट्रेड हम देख रहे हैं और दायरे के बिल्कुल लोअर एंड के आसपास कोटक बैंक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर कोटक बैंक को बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से और मीडियम टर्म ट्रेड के हिसाब से इवेल्युएट करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट मुझे नजर आता है 1650 से 1700 के बीच में, और ये सपोर्ट पिछले कई सालों में ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 1650 1700 को होल्ड कर लेता है और थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो मुझे लगता है दोबारा से 1950 2000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में इन स्तरों पर कोटक बैंक को होल्ड करके चलना चाहिए और 1950 2000 के लक्ष्य होंगे। चलिए 1900 और 2000 तक का लक्ष्य कोटक बैंक में बनता दिख रहा है। अगर पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह निकल कर आ रही है। कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जिनमें से JSW इंफ्रा एक है। यहाँ पर भी हमने खासा एक्शन बनता हुआ देखा और खबर भी है कंपनी को तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है। नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 के मैकेनाइजेशन का ये ऑर्डर मिला है। सुमित जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे JSW इंफ्रा, क्या राय बन रही है गोइंग फॉरवर्ड चार्ट्स पे? स्टॉक चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड के अंदर भी है। रिसेंट में स्टॉक का ब्रेकआउट भी आया है। 260 के आसपास कल का क्लोजिंग है। छोटा मोटा कोई भी डिप आता है 10-15 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 275 और 300 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में JSW इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। ओके, पोजीशंस होल्ड करनी और डिप पे खरीदारी करने की रिकमेंडेशन आ रही है। फार्मा स्पेस पर हम काफी समय से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ चार्ट चेक्स भी यहाँ पर ले लेते हैं। सुवेन फार्मा आज खबरों का भी हिस्सा है क्योंकि हैदराबाद के API फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज में US FDA द्वारा यहाँ पर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन और कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंस्पेक्शन पूरी की जा चुकी है। सुवेन फार्मा, कुणाल जी आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, एक ओवरऑल ट्रेंड देखें नेहा तो इस चार्ट पर भी हमने एक कंसोलिडेशन देखा और उसके बाद हमने वापस से इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ देखा। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया और करेक्शन के बाद स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। तुरंत मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले की पोजीशंस हैं होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 750 पौने 800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो गिरावट में खरीदारी की राय और होल्ड करने की फिलहाल राय। गिरावट में खरीदारी की राय, अदरवाइज होल्ड करिए। ये है आपके लिए सुवेन फार्मा, इस पर रखिए नजर। पिरामल फार्मा के लिए भी खबर है, यहाँ पर भी रखिए नजर। तो थोड़ा फार्मा काउंटर्स पर एक्शन दिखेगा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, जैन साहब जरा इस पर राय दें। इन्हें पावर ग्रिड की तरफ से 232 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कुछ ओवर द वीकेंड पावर ग्रिड ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं काफी सारी कंपनीज को, उसमें से ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को ऑर्डर मिला है। पावर स्टॉक्स में, बाकी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन रहा है, ये कभी कभी इग्नोर हो जाता है। कोई राय रखते हैं सर इस पे? हाँ, इग्नोर होने का रीजन भी रहता है। देखिए, फंडामेंटल्स अनुकूल नहीं है। मैं इसके IPO के दिनों से स्टॉक को देखता हूँ और मुझे समहाउ ये स्टॉक कभी मेरे रडार पे नहीं आया और कभी भी मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। कोई भी सेगमेंट में मैंने स्टॉक के बारे में कोई वो नहीं दिया, क्योंकि भले ही आप वैल्यूएशंस के लिहाज से बोल लीजिए, टॉप लाइन के लिहाज से बोल लीजिए, सेक्टर इज वेरी गुड। पावर एज अ सेक्टर, आई रियली लव द सेक्टर। आई थिंक वन ऑफ माई टॉप फेवरेट सेक्टर्स है। और साथ में जो पावर एंसिलरीज है उसके बारे में तो काफी बार कई अलग अलग स्टॉक्स इस सेक्टर से रेकमेंड किए हैं, बट समहाउ TRIL हैज नेवर बीन ऑन माय रडार बिकॉज ऑफ द रीजंस की ये फंडामेंटली मुझे वीक लगता है। बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हाई है, तो आई एम येट टू बी ये, बट कुछ इन्वेस्टर्स अब इनफैक्ट इसमें निवेश किए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो उसकी वजह से ये स्टॉक अब वापस से सुर्खियों में आया है एंड बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। सो आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे और जिनको लेना है वो मतलब मैं यही कहूंगा कि दूसरे कई विकल्प है वहां पे ध्यान दें। बाकी बहुत बड़ा कोई ऐसे मार्केट के साथ करेक्शन आ जाए 200 से 250 के रेंज में कहीं स्टॉक आए तो उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर आपने जैन साहब की राय सुनी। जैन साहब, पेंट स्पेस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बड़े ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ भारी भरकम कट्स हमने बनते हुए देखे हैं। आप चाहे यहाँ पर CLSA की बात कर ले, गोल्डमैन की बात कर ले, इन्होंने अपने टारगेट्स में कुछ बड़े कट्स लिए हैं। तो क्या राय बन रही है स्पेस पे और इस स्टॉक पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ग्रासिम जैसा एक फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर आ जाए तो सर्टेनली एक बड़ी चीज होती है। और एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स हो या आपके इंडिगो जैसी या एक्सोनोबेल, थोड़े फिर भी सस्ते वैल्यूएशंस में कांसा, ये सब बहुत हाई वैल्यूएशंस में चल रहे थे। और एक तरीके से एशियन पेंट्स तो मतलब जिस तरीके का मार्केट शेयर और जो लेके बैठा था, हालांकि अभी भी इतना इजी नहीं होगा ग्रासिम के लिए, या दूसरे भी और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं JSW जैसे, वो सब लोग
इतनी इजीली एशियन पेंट्स की जो लीडरशिप पोजीशन है और नियर मोनोपोलिस्टिक कई जगह सेगमेंट्स में पोजीशन है, वो इतना हिलाना इजी नहीं होगा। बट देन एक चीज जरूर होती है, जो री रेटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्टॉक्स देखिए आज सिर्फ 52 के पी मल्टीपल पे आ गया। अगर आप हिस्टोरिकली इसका पी मल्टीपल देखें तो वो बहुत हाई रहा हुआ है। मतलब मैं याद नहीं आता 70, 80, 75, 76 इस तरीके के पी मल्टीपल्स पे स्टॉक काम किए हैं। और पर्टिकुलरली एशियन पेंट्स, क्योंकि रीजन भी है, अच्छे मार्जिन वाले, अच्छे फंडामेंटल्स वाले, रिटर्न नंबर्स हमेशा बहुत बढ़िया, ये सारी चीजों की वजह से मार्केट ने वैल्यूएशन दी। बट अब ऊपर के लेवल से नॉन स्टॉप मतलब एक करेक्ट करके थोड़ा सा बॉटम आउट प्रोसेस दिखा रहा है। बट एट द सेम टाइम देखते हैं अब कैसे ग्रासिम की वो रहती है, और क्योंकि इस सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आना, साथ साथ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी है, कंपनी ने भी ग्रोथ दी, एशियन पेंट्स ने भी। सो आई फील जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, अब इन लेवल्स पे एग्जिट करने का कोई औचित्य नहीं है। और भले ही डिग्रेड हुआ हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी बहुत और करेक्शन आ जाए, बट आई फील कि इट कैन अगेन बी अ गुड सेफ बेट टू हैव इट इन द पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने HUL ITC की बात की, क्योंकि ये सब वापस से देखिए कंपनियां इतनी जबरदस्त वेल मैनेज्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, कोई भी इस टाइप के चेंजेस आते हैं इनके अगर सेक्टर में और एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो ये लोग भी रिएक्शंस उसी हिसाब से देते हैं। और अलग अलग इसलिए इन्होंने रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस भी किए हैं, सिर्फ पेंट नहीं है, अब इवन मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग्स, ये सारी चीजों में कंपनी अपना पेट जमा रही है। तो आई फील कि एशियन पेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, भले कुछ भी रेटिंग्स आ जाए, क्या भी आ जाए, कितना भी करेक्शन आ जाए। सो आई फील जिन्होंने लिया वो होल्ड करके रखे, जिनको लेना है वो धीरे धीरे डिप्स पे बाय कर सकते हैं स्टैंडर्ड में। ओके, तो कंपटीशन भले ही बढ़ रहा है बट यू कैन नॉट इग्नोर एशियन पेंट्स है पोजीशन, तो बिल्कुल इसमें डटे रहें, बने रहें। एक क्विक चेक ले लेते हैं चार्ट्स के लिहाज से भी। मेहुल जी, एशियन पेंट्स क्या राय बन रही है? नेहा जी देखिए, एशियन पेंट पिछले कुछ महीने से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पर मैंने देखा है कि डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। 2900 के आसपास का बहुत ही अच्छा बेस है। देखिए ये बेस अगर बरकरार रहता है, ये ब्रेक नहीं होता, तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आने वाले एक आध महीने में इसमें देखने को मिल सकता है। 3100 से 3200 तक का बाउंस आ सकता है, जो कि उसके 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको रीटेस्ट करेगा ये काउंटर। तो ओवरऑल यहाँ से अगर छोटा सा डिप भी मिलता है तो 2900 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट किया जा सकता है बाय के लिए। ओवरऑल 2900 के नीचे अगर ये जाता है तो काफी पैटर्न थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो बेटर है कि वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2900 का, अपसाइड में 3100 से 3200 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर भी आ सकती है, इस पर रखनी है नजर। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, एक बार इसके चार्ट पर राय लेनी है। सुमित जी जरा इस पर राय दें। ICICI प्रूडेंशियल फंड ने यहाँ पर करीब 1% हिस्सा खरीदा है पिछले हफ्ते, इसका चार्ट क्या कहता है सर? देखिए, स्टॉक का ट्रेंड मजबूत है, स्टॉक कंटिन्यूसली अपट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ने पिछले 4-5 महीनों से रैली का शुरुआत किया, जिसमें 300-330 के लेवल से मोमेंटम देखने को मिला। अब लास्ट 10-15 दिन की बात करें तो स्टॉक के अंदर ऊपर में थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हुआ है और वहां से थोड़ा सा गिरावट आया है, लेकिन स्टॉक नीचे में सपोर्ट के पास आ चुका है और 550-560 ये नीचे में स्टॉक का सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 600-620 ये इसके इमीडिएट टारगेट होंगे और 620 का लेवल निकलने पे 650 से 670 रुपए तक का मूव पोजिशनल तौर पे अरविंद स्मार्ट स्पेस में देखने को मिल सकता है। पोजिशन होल्ड करें, 10-20 रुपए का कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 600 के बाद इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो यह है आपके लिए अरविंद स्मार्ट स्पेस, जहां पर आपको रखनी है नजर, इस पर भी एक्शन दिखेगा।